नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल योद्धा क्लासेस पर। दोस्तों, भूगोल की स्पेशल सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं भूकंप अर्थक्वेक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ज्वालामुखी वॉल्केनोज के बारे में। तो दोस्तों, भूगोल की इस स्पेशल सीरीज में भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले जो आकस्मिक बल हैं उनके द्वारा उत्पन्न क्रियाएं, उनका अध्ययन हम कर रहे हैं अभी। इसके बाद पर्वत, पठार, झीलें, द्वीप, इसी क्रम में हर एक वीडियो में क्रमशः हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे जब भी नया वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। आइए अब आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। भूकंप। भूकंप क्या है, इसका वितरण कहाँ कहाँ पर है, भूकंप के अंग कौन से हैं, भूकंपीय लहरें कौन सी हैं, इन सब चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। तो भूकंप, सबसे पहले भूकंप को समझते हैं। भूकंप यानी अर्थक्वेक भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। अब ये जो चट्टानों का लचीलापन है या चट्टानों की व्यवस्था है, समस्थिति है, अगर इसमें थोड़ा सा भी अव्यवस्था हुई तो वही लहर के रूप में, कंपन के रूप में हमें महसूस होता है, जिसको क्या नाम दे दिया जाता है, भूकंप नाम दे दिया जाता है। अब भूकंप के बहुत सारे प्राकृतिक और मानवीय कारण हैं, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा, सबसे व्यापक जो व्याख्या की गई है कि किस कारण से भूकंप है, तो वो भूकंप की उत्पत्ति जो है विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिस से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, ये जो भूकंप होते हैं ये बहुत ही विध्वंसक होते हैं और अपूर्व सूचनीय होते हैं। यानी ये ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसकी हमें पूर्व में सूचना नहीं होती। भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी कहते हैं भूकंप का अध्ययन को। ठीक है ना। और जिस यंत्र से हम भूकंप का माप करते हैं उसको कहते हैं सीस्मोग्राफ। अब भूकंप के जो कारण हैं उनको देख लेते हैं। ज्वालामुखी की क्रिया हो सकती है, भू संतुलन से संबंधित समायोजन हो सकता है, प्लेटों की गतिशीलता, वलन तथा भ्रंशन, भूपटल का संकुचित होना। ठीक है ना। इसी तरह से आभ्यंतरिक गैसों की मात्रा में वृद्धि होना, जलीय भार में परिवर्तन होना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, और इसके अलावा मानवीय कारणों में अगर प्रमुख रूप से देखें तो अणुबमों का परीक्षण और विस्फोट आदि। तो ये भूकंप के कारण हैं। लेकिन इसमें जो सबसे सार्वभौम कारण माना गया है वो प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से संबद्ध है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये भूकंप के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि भूकंप क्या है। अब आइए बात करते हैं कि भूकंप के तत्व कौन कौन से हैं। मैंने पहले ही बताया कि भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहते हैं भूकंप के अध्ययन को, और सिस्मोग्राफ वह यंत्र जिससे भूकंप का माप करते हैं। भूकंप के तत्व कौन कौन से हैं? दो प्रमुख तत्व, भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र। तो भूकंप मूल पहले देखें हम। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है, धरातल के अंदर जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसी को भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। ठीक, ये आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में। अब यहाँ से जब अनुभव प्रारंभ होगा या कंपन प्रारंभ होगा तो उसे जहां पर सबसे पहले इन लहरों का, इन कंपन का अनुभव किया जाएगा वो क्या होगा, वो भूकंप केंद्र यानी इपी सेंटर होगा, जो फोकस के सीधा आप देखें तो 90 डिग्री पर स्थित है। ठीक है ना। यहां सबसे पहले, सबसे नजदीक यही है, तो यहां पर भूकंप का सबसे पहले अनुभव होगा। अब देखते हैं भूकंप लहरें कौन कौन सी लहरें हैं, इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। इनसे प्रश्न लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब लहरों या तरंगों के बारे में अगर हम कहें तो भूकंप के दौरान जो भूकंप मूल से ऊर्जा विमुक्त होती, यानी जो ऊर्जा निकलेगी, वो प्रत्यास्थ ऊर्जा यानी इलास्टिक एनर्जी, उसी को कहेंगे। ठीक है।
अब भूकंप के दौरान पृथ्वी में इससे तरह से कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें ही क्या कहते हैं, भूकंपीय लहरें कहते हैं। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक तरंगे या पी वेव्स। ये तरंगे भूपटल पर सबसे पहले उत्पन्न होती हैं। इनकी गति भी सर्वाधिक है, 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड, बहुत तेज स्पीड इनकी होती है। अच्छा, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गमनशील है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब द्वितीयक तरंगी। द्वितीयक तरंगे सेकेंडरी वेव्स, ये जल तरंग अथवा प्रकाश तरंग के समान होती हैं, जो धरातल पर पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स के बाद उत्पन्न होती है, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया सेकेंडरी वेव्स, ठीक है ना। इनकी गति 5 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। दूसरी जो खास बात है कि ये केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं। तीसरे प्रकार की जो तरंगे हैं, जो वेव्स हैं, उनको यल वेव्स या धरातलीय तरंग कहते हैं। ये सबसे घातक विनाशकारी होती हैं। इनकी खोज जो है डीएच लवेक थे, तो एल वेव्स उसके आधार पर भी दिया गया है, और दूसरा जो यल वेव इनको नाम दिया गया है, सबसे लंबी अवधि की लहरें हैं। इनको पूरे धरातल पर भ्रमण करना होता है। इनकी जो गति है वो न्यूनतम है, 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इनकी गति सबसे कम होने के बावजूद ये सबसे विनाशकारी है। क्यों? क्योंकि ये पूरे धरातल पर भ्रमण करती हैं। आइए अब अगला जो तथ्य है, भूकंपीय रेखाएं, सीस्मल लाइन, इसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत आसान तथ्य है, लेकिन कई बार इसमें मिसक्यूट हो जाता है कि आइसोसीस्मल क्या है, होमोसीस्मल क्या है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले समाघात या समभूकंप रेखा, ये क्या है? जैसे मान लीजिए कोई दो क्षेत्र है ए और बी, दोनों पर एक ही तीव्रता का भूकंप आता है, मान लीजिए 7 रिक्टर स्केल पे आता है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसी को कहेंगे समभूकंप रेखा या आइसोसिस्मल लाइन। दूसरा है सहभूकंप रेखा। सहभूकंप रेखा का मतलब जब एक ही समय पर, फिर से आप देखें जैसे ए है, बी है, सी है, तो ए और सी पर एक ही टाइम पर भूकंप का जो अनुभव होता है, तो जब ए और सी को मिला देंगे तो यही लाइन क्या कहलाएगी? होमोसिस्मल लाइन। तीसरा है समसहभूकंपीय रेखा। इसमें धरातल पर समान भूकंप तीव्रता और एक ही समय पर उत्पन्न होने वाले भूकंपीय स्थानों को जब हम मिला दें, तो अब ये समझना आसान है। फिर से आप समझ सकते हैं, जैसे 4 बिंदु हैं ए, बी, सी और डी, तो ए और डी पर एक ही समान तीव्रता का भी भूकंप आता है और समान समय पर आता है। तो ए और डी को अगर हम मिला दें तो इस लाइन को ही क्या कहेंगे? कोसिस्मल लाइन या समसहभूकंपीय रेखाएं। तो ये तथ्य भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कई बार इससे प्रश्न आया है और आगे भी आ सकता है, ठीक है ना। 3 तरह की रेखाएं हैं, आइसोसिस्मल लाइन, होमोसिस्मल लाइन और कोसिस्मल लाइन। अब देखते हैं भूकंप के प्रकार। भूकंप के प्रकार की अगर बात करें तो 2 भूगोलविद थे, गुटेनबर्ग और रिटर। इन्होंने क्या कहा कि भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंप को 3 भागों में बांट दिया। पहला है साधारण भूकंप। साधारण भूकंप कब कहेंगे? जब भूकंप मूल की स्थिति धरातल से 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक होती है, यानी 50 किलोमीटर तक अगर भूकंप मूल की गहराई है, फोकस की गहराई है, तो इसे साधारण भूकंप कहेंगे। अब दूसरा है मध्यवर्ती भूकंप। जब ये गहराई यानी फोकस भूकंप मूल की जब गहराई 50 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक हो जाए तो उसे मध्यवर्ती भूकंप कहते हैं। तीसरा है पातालीय भूकंप या अत्यधिक गहराई वाले भूकंप। जब भूकंप मूल की गहराई यानी आपके फोकस जो है उसकी गहराई 250 किलोमीटर से भी अधिक हो जाए तो इसको पातालीय भूकंप कहते हैं। तो 3 तरह के भूकंप हो गए। साधारण भूकंप जब फोकस की जो डेप्थ है, गहराई है, वो 50 किलोमीटर तक हो। मध्यवर्ती भूकंप जब फोकस की गहराई 50 से 250 किलोमीटर के मध्य है। और पातालीय भूकंप जब फोकस की गहराई 250 मीटर से भी अधिक है तो इसको पातालीय भूकंप या गहरे भूकंप कहते हैं। ठीक, तो ये हो गए भूकंप के प्रकार। आइए अब बात करते हैं भूकंप माप की इकाइयां। कौन कौन सी इकाइयां हैं?
सबसे प्रमुख दो इकाइयां हैं। एक है मार्केली स्केल, जिसको इटली के भूगोलविद थे मार्केली, उन्होंने ही दिया था। इस पर 1 से 12 तक कुल 12 इकाइयां हैं। 1 से 12 तक कुल 12 इकाइयां हैं। ठीक है। रिक्टर स्केल की बात करें, जो सबसे सामान्य और सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाली इकाई है, ये रिक्टर स्केल, इसका निर्माण अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने 1935 में किया। ठीक, ये सर्वाधिक प्रयुक्त गणितीय मापक है। अब इसकी तीव्रता जो है वो 0 से 9 के मध्य है। ठीक, और प्रत्येक अगला बिंदु अपने पिछले बिंदु से 10 गुना अधिक तीव्रता का होता है। तो तीव्रता में तो प्रत्येक अगली इकाई अपने पिछली इकाई से 10 गुना अधिक होती है, लेकिन अगर ऊर्जा की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक हर इकाई अपनी पिछली इकाई के मुकाबले 31 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न होना दर्शाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अब अगर रिएक्टर स्केल पर 6 इकाई से ऊपर का भूकंप आए तो बहुत ही तबाही, व्यापक तबाही उन क्षेत्रों में लाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर 6 रिएक्टर स्केल पर 6 इकाई से ऊपर का भूकंप आता है तो वो व्यापक तबाही अपने क्षेत्रों में लाता है। ठीक है ना। अब रिएक्टर स्केल पर अगर एक तीव्रता की बात करें तो ये जो है लगभग 170 ग्राम टीएनटी। टीएनटी क्या है? ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, एक बहुत ही व्यापक विस्फोटक है जिसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, उसके बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये दो इकाइयां हुई, मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। आइए अब बात करते हैं भूकंप का वैश्विक वितरण। देखिए ध्यान से इसको समझिए। भूकंप के वैश्विक वितरण की अगर बात करें तो जैसे हमने ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण देखा था, लगभग उसी तरह से। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो क्रियाएं हैं, ज्वालामुखी या भूकंप, ये प्लेटों के किनारे ही इनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्लेटों के किनारों के क्षेत्रों पर ही ये दशाएं उत्पन्न होती हैं, चाहे वो ज्वालामुखी हो या भूकंप हो। तो पहली जो इसकी पेटी है वो उसी तरह से प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, सरकम पैसिफिक बेल्ट। इस क्षेत्र में विश्व का 63% भूकंप आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसमें देखते हैं कहाँ से है ये। इस क्षेत्र में प्रशांत महासागर के चारों ओर के समुद्र तटीय भाग सम्मिलित हैं। अगर देशों की बात करें तो चिली हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, यूएसए का भाग, अलास्का, जापान, फिलीपींस और न्यूजीलैंड, इन क्षेत्रों में ये पहली पेटी के अंतर्गत आते हैं जहां सर्वाधिक भूकंप आते हैं। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। इसको भी आप समझिए। ये मध्य महाद्वीपीय पेटी ये यूरेशिया महाद्वीप के बीच नवीन वलित पर्वतों के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर फैली है। आपने ज्वालामुखी में भी देखा था। विश्व के 21% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। इसकी शाखाएं जॉर्डन घाटी से होती हुई पूर्वी अफ्रीका के भ्रंश घाटी क्षेत्र तक, अरब प्रायद्वीप से होती हुई हिंद महासागर तक विस्तृत हैं। ठीक, अगर देश या क्षेत्रों की बात करें तो पिरेनीज, आल्प्स, काकेशस, हिमालय क्षेत्र, म्यांमार पहाड़ियां, पूर्वी द्वीप समूह, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, क्लियर। अब तीसरी जो बेल्ट है उसके बारे में अगर बात करें तो यह भूकंपीय पेटी जो मध्य अटलांटिक पेटी के नाम से फेमस है, यह आपके मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित है। यहाँ पर भूकंप जो मुख्य रूप से प्लेटों के अपसरण से आते हैं, डाइवर्जेंस। ये आपने आपको बताया था कि अपसरण और अभिसरण दो प्रमुख क्रियाएं होती हैं। यह पेटी भी उत्तरी अटलांटिक सागर, दक्षिणी अटलांटिक सागर और मध्य भूकंप, जो भूकंप का मध्य रेखा है यानी भूमध्य रेखा, उसके आसपास के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, आइए अब भारत में देख लेते हैं कि भूकंप क्षेत्र का वितरण कहाँ कहाँ पर है। तो संपूर्ण भारत को जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन इकाई है उसने भारत को 5 जोन में बांटा गया है। 5 जोन उल्टे क्रम में, जोन 5, 4, जोन 3, जोन 2 और जोन 1। इनको देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। जोन 5 की बात करें तो ये मुख्य रूप से मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आपका पूर्वोत्तर राज्य का क्षेत्र, बिहार, नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमालय व पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र, इसके अलावा गुजरात का कच्छ प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। ठीक, अब
जोन 4 जिसको अधिक प्रभाव क्षेत्र कहते हैं, जोन 5 आपका अधिकतम प्रभाव क्षेत्र था, जोन 4 जिसको अधिक प्रभाव क्षेत्र कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, काठियावाड़ क्षेत्र, आपका पश्चिमी राजस्थान। तीसरा जोन है मध्य प्रभाव क्षेत्र या जोन 3, इसमें आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का मैदानी क्षेत्र, पूर्वी गुजरात, पश्चिमी महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश का पश्चिमी घाट क्षेत्र आता है। ठीक, इसके अलावा गोदावरी और कृष्णा का डेल्टाई क्षेत्र भी इसी जोन 3 में आता है। अब आइए चौथा न्यून प्रभाव का क्षेत्र जोन 2। इसके अंतर्गत आपका मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य आता है। न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र या जोन 1 की बात करें, इसके अंतर्गत आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिमी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी व मध्य भाग इसके अंतर्गत आता है। अब भारत में पिछले कुछ विगत वर्षों में अगर प्रमुख भूकंपों को हम देखना चाहें तो इसमें से आपको बहुत भूकंप याद भी होंगे। आइए देखते हैं कुछ 2-4 भूकंप के बारे में जो व्यापक रूप से तबाही फैलाए थे। 3 जनवरी 2017 को ये भूकंप एक आया था जिसकी रिएक्टर स्केल पे तीव्रता 5.7 थी। ये भारत और बांग्लादेश इससे प्रभावित क्षेत्र थे। अब इसके पूर्व 4 जनवरी 2016 को एक भूकंप आया था जिसकी भूकंप रिएक्टर स्केल पे तीव्रता अधिक थी, 6.7। ये म्यांमार, भारत और बांग्लादेश क्षेत्रों में आया था। इसके और पूर्व अगर थोड़ी बात करें तो 26 अक्टूबर 2015 को उससे भी व्यापक भूकंप आया था। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 थी। इसमें लगभग 400 लोगों की मृत्यु भी हुई थी और ये जो है अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान इन क्षेत्रों में आया था। ठीक है ना। एक और तथ्य है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। किस गैस की? रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों आज हमने बात किया अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दूसरों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। तो दोस्तों आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी को नमस्कार। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।